हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। लेकिन फर्टिलाइजेशन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे तो आएगा फर्टिलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स that begins with a contact between a sperm and an oocyte and ends with intermingling of the maternal and paternal chromosome। क्या मतलब है कि ये एक मॉलिक्यूलर इवेंट्स का कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस है जिसके ज़रिए से क्या होता है, स्पर्म एंड ओवोसाइट आपस में मिलते हैं, उनका जो क्रोमोसोम है वो इंटरमिंगल हो जाता है और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो है वो होती है जाइगोट की। अब जाइगोट जो है ये एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है। तो जाइगोट क्योंकि एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है तो हमें फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के लिए जो चीज़ चाहिए होती है दैट इज़ द स्पर्म प्लस oocyte। अब जब मैंने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा दिया था तब मैंने बताया था कि सेकेंडरी oocyte है जो स्पर्म के साथ मिलता है, ओवम नहीं मिलता। और सेकेंडरी oocyte की आगे डिवीजन की वजह से ओवम बनता है जो कि जाइगोट बनने से थोड़ी देर पहले की बात है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्म जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैपेसिटेटेड हो। अब कैपेसिटेशन से क्या मतलब है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि स्पर्म की हो कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन को आपने याद रखना है कंडीशनिंग से। तो हमने जो स्पर्म की है वो कंडीशनिंग करवानी है इनसाइड द फीमेल जेनिटल सिस्टम। फीमेल जेनिटल्स के अंदर ही स्पर्म की कंडीशनिंग होगी। होगा क्या कि जो हमारा, क्योंकि स्पर्म था ये मेल के अंदर से आया है, तो इसकी मेल के अंदर कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फीमेल के अंदर तो इसने क्योंकि जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो इन इनहिबिटरी फैक्टर्स को सबसे पहले बंद करवाया जाता है और इसकी ग्रोथ को इन्हेंस किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटेशन के अंदर एक तो हो गया हमारे पास कि स्पर्म की हो गई ग्रोथ इन्हेंस। दूसरा ये होता है कि जब स्पर्म मेल ट्रैक के अंदर होता है तो इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स को डिपॉजिट करवाया जाता है जिसकी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सख्त हो जाती है, ठीक है। अब जब फीमेल ट्रैक के अंदर ये आ जाएगा तो इन कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता रप्चर करना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। जब ये रप्चर हो जाएंगी तब क्या होगा कि जो स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर, क्योंकि एक्रोसोम स्पर्म की हेड है और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको हमने बाहर निकालना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्रोसोम को रप्चर करवा दें। तो उसको रप्चर करवाने के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स को इसमें से तोड़ना शुरू कर देता है ताकि ये जो एक्रोसोम है उसके अंदर से एंजाइम्स आ जाए। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो कोरोना रेडिएटा को डिस्पर्स करवा देते हैं और जोना पेल्यूसिडा को डिसइंटीग्रेट करवा देते हैं ताकि पेनिट्रेशन हो सके। अब जो थर्ड स्टेप है कैपेसिटेशन का, दैट इज़ के स्पर्म के जो सेल है हम लोग जानते हैं कि इसका फ्लैजेलम है। अब इसके फ्लैजेलम में क्या है, मूवमेंट करवानी है और मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो है इसकी मूवमेंट इंक्रीज़ करवाई जाए। तो मूवमेंट इंक्रीज़ करवाने का तरीका होता है कैल्शियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट करवाई जाए। अब ये कैल्शियम आयन इनवर्ड कैसे जाते हैं, ये कैल्शियम आयन जाते हैं कि जब फीमेल ट्रैक के अंदर इसकी पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करवा दी जाती है, इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज़ करवा दी जाती है। अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला फेज़ जो होगा वो क्या होगा कि जो स्पर्म है उसने पास करना है कोरोना रेडिएटा में से। तो इसको हम लोग एक स्टोरी की तरह ही याद रखेंगे कि समझ लीजिए कि ये है सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक लेयर बना लेते हैं जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। अब सेकेंडरी oocyte की एक मेम्ब्रेन थी जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा और ये इसका न्यूक्लियस आ गया इसके अंदर। अब जो स्पर्म है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये स्पर्म है। तो ये स्पर्म ने इसके अंदर से पेनिट्रेट करना है, सबसे पहले से इसको कोरोना रेडिएटा में से पास करना पड़ेगा।
तो कोरोना रेडिएटा में से ये कैसे पास करता है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है अपने एक्रोसोम के ज़रिए से, जिसको बोला जाता है हाइलुरोनिडेजेस। ठीक है, अब ये क्या करवाते हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको तोड़ते हैं। हाइलुरोनिडेजेस, हाइलुरोनिडेजेस। अब ये हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देते हैं और जोना जो कोरोना रेडिएटा है इनके जो दरमियान एडहीजन है, इनके सेल्स के दरमियान, वो टूट जाती है और ये सेपरेट हो जाते हैं और स्पर्म को पैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जो स्पर्म का फ्लैजेलम है उसको मोटाइल होना चाहिए ताकि वो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर सके। अब जो दूसरा फेज़ आता है वो है पेनिट्रेशन द जोना पेल्यूसिडा। जाहिर सी बात है कोरोना रेडिएटा के बाद आ जाता है जोना पेल्यूसिडा। तो जोना से पेल्यूसिडा की लाइसिस करवानी है। इसके लिए जो एक एंजाइम एक्रोसोम रिलीज़ करता है उसको बोला जाता है एक्रोसिन। ठीक है, मैं जोना पेल्यूसिडा के साथ यहाँ पर एक्रोसिन लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्रोसोम से ये एंजाइम रिलीज़ होता है एक्रोसिन, जो इसको तोड़ देता है जोना पेल्यूसिडा को। अब जो स्पर्म है वो आया किन किन चीज़ों के साथ है, वो अपने न्यूक्लियस के साथ आया है। ये उसका पूरा न्यूक्लियस है, उसके हेड के अंदर ऊपर एक्रोसोम है, उसके बाद नेक आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल शीथ और फ्लैजेलम, ये पूरा। ठीक है, अब इन चीज़ों के साथ वो आया है, लेकिन जो जोना पेल्यूसिडा है यहाँ पर उसको पूरी की एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ थोड़ा से पार्ट को एंट्री मिलेगी। ठीक है, अब एग क्या करता है कि सिर्फ एक स्पर्म की कैपेसिटी है अंदर आने की, तो एग क्या करता है, वो जोना रिएक्शन करवाता है। अब जोना रिएक्शन क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। जोना रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो स्पर्म और भी आ रही, क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस स्पर्म के कंपिटेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे पहले क्योंकि आ गया तो इसको फ्यूजन का मौका मिलेगा, इन सबको डीजनरेट कर दिया जाएगा। अब ये वालों को क्यों अंदर एंट्री नहीं मिल रही, ये मिल रही है जोना रिएक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जोना रिएक्शन में क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है ये मज़ीद आने वाले स्पर्म को डीजनरेट करवा देंगी। ओके, हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है फ्यूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। अब फ्यूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैसे होगी कि ये क्योंकि स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गई है, तो उसके बाद होता क्या है कि स्पर्म अपने न्यूक्लियस के साथ और अपने टेल के साथ, सिर्फ टेल के साथ अंदर चला जाएगा। जो इसका मिडल पीस और इसकी सेल में, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कह रहे हैं, वो बाहर रह जाएगा, और जिसको हम लोग कह रहे थे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन, तो वो भी बाहर रह जाएगी। सिर्फ इसका हेड और इसकी ये टेल अंदर चली जाएगी। अब ये हेड और टेल अंदर जाकर क्या करेगी, उससे पहले होता ये है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाती है ओवम की। अब हमने ओवम की प्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट है उसने आगे कन्वर्ट होना होता है ओवम में। अब सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ ही सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाती है। ठीक है, ये पोलर बॉडी है, तो क्योंकि इसने ओवम में कन्वर्ट होना है, तो अभी तक ये सेकेंडरी ओवोसाइट ही था जब तक स्पर्म इसके अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। अब ये क्या करता है, ये जल्दी जल्दी से अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरी कर लेता है और उसके बाद ये बन जाता है ओवम। अब होगी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस मीन बिफोर न्यूक्लियस। तो ये इस तरीके से होता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवोसाइट जो है उसके अंदर ही मेल का जो अभी न्यूक्लियस एंटर हो चुका है, ये इनलार्ज हो जाता है और बना देता है मेल प्रोन्यूक्लियस। आगे जो फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है वो भी बन जाता है। अब इन दो प्रोन्यूक्लियस की हो जाएगी फ्यूजन। ठीक है, अगला जो स्टेप होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियस। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाता है दैट इज़ द जाइगोट। अब हमने ये कहा था कि फर्टिलाइजेशन जो है ये तब तक एंड नहीं होती जब तक जाइगोट की फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन नहीं हो जाती। तो जाइगोट की आगे माइटोसिस शुरू होगी। अब जाइगोट जो हमारे पास है ये बाइपेरेंटल है, मतलब इसमें मेल के भी क्रोमोसोम है और फीमेल के भी हैं। ठीक है, तो इस जाइगोट को हमने फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए से दो में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कब तक चलती है? फर्टिलाइजेशन तब तक चलती है जब तक इस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में, क्योंकि ये अभी माइटोसिस हो रही है ना, तो इस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जब तक मेटाफेज नहीं अचीव होता तब तक फर्टिलाइजेशन चलती रहेगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं इन ह्यूमन बीइंग एंड इन अदर इंडिविजुअल्स। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले तो ये स्टिमुलेट करती है पेनिट्रेशन ऑफ द ओवोसाइट को, जब क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तब भी ओवोसाइट की सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगी।
आगे ये नॉर्मल डिप्लॉयड जो नंबर है क्रोमोसोम का उसको रिटेन करने की हेल्प करती है, क्योंकि जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस करवा रहे थे तब हमारे पास हैप्लॉइड बन गए थे गैमीट्स, ठीक है। जब उनकी फ्यूजन हो, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ इन क्रोमोसोमल नंबर। जैसे कि ह्यूमन में 46 टोटल है तो 23 हैप्लॉइड है और 46 का मतलब है डिप्लॉयड, ठीक है। अब डिप्लॉयड ये वापस बन जाएंगे क्योंकि 23 दोनों में थे, तो जब वो फ्यूज़ करेंगे तो 46 हो जाएंगे क्रोमोसोम की टोटल नंबर। तो आगे क्या होगा कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। अब वो वेरिएशन कैसे आती हैं? वो आती हैं जब हम लोग इनके माइटोसिस को पढ़ेंगे। तो इसमें होता ऐसे है कि माइटोसिस से पहले क्योंकि मियोटिक डिवीजन हो रही है, तो मियोटिक डिवीजन में एक आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम। तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। इसकी वजह से ही आज तक जो है वो इतने सारे ह्यूमन बींग्स आए हैं, लेकिन हर एक जेनेटिकली एक दूसरे से सेपरेट होता है। और जो लास्ट चीज़ है वो होती है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द ओवोटिड एंड इनिशिएट द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो जाइगोट बन गया है उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एक्टिविटी, उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा और वो फाइनली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम से पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो ये बुक की डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा ओवोसाइट हुआ? ये सेकेंडरी ओवोसाइट है। अब सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ कोरोना रेडिएटा की एक लेयर है। इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पर्म है ये भी पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है। अब क्योंकि ये पेनिट्रेट कर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सेल मेम्ब्रेन बाहर रह गई है, इसका जो न्यूक्लियस है और जो इसका फ्लैजेलम है वो अंदर आ चुका है। अब वो आकर क्या होगा कि इसकी टेल को स्पर्म की को बाद में डीजनरेट कर दिया जाएगा और जो उसका न्यूक्लियस है मेल का वो मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाएगा और फीमेल का भी प्रो न्यूक्लियस बन गया। अब क्योंकि सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरी हो चुकी है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो हमारे पास एक सेकंड पोलर बॉडी भी आ गई है, ठीक है। आगे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं इनका जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, तो क्रोमोसोम हमारे पास दोबारा से डिप्लॉयड हो गए। अब क्या होगा कि जाइगोट बन चुका है, उसकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के दरमियान ये आप देख सकते हैं कि मेटाफेज पे यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जो ये क्रोमोसोम है ये आपस में डिप्लॉयड हो चुके हैं, क्रोमोसोमल नंबर डिप्लॉयड हो चुका है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के मेटाफेज तक जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद क्लीवेज हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे and thank you so much. Keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.